एग्री एग्री एग्री। आप देख रहे हो देश में आजकल धमाल मचा हुआ है एग्रीकल्चर को लेके। जो अभी सुनते थे, कभी हम किताबों में जो देखते थे, वो आज हम खुद कर रहे हैं। तो इसलिए हमें कोई अलग से फीलिंग आती है कि हम बहुत अच्छा और एक बहुत अच्छी दिशा में हम जा रहे हैं। आज जो भी किसान है इतना कैपेबल है कि जो क्वालिटी प्रोड्यूस चाहिए तो वो उगा के दे सकता है। आपने पहले देखा होगा किसानों के बारे में, किसानों की छवि कैसी थी। आप देखोगे फटी हुई धोती, फोटो में वो आसमान में देख रहा है, जमीन में दरारें पड़ रही। उन्होंने उस सोच को बदला है। कहते हैं कि अगर भारत की जान कहीं बसती है तो वो हमारे खेतों में, हमारी मिट्टी में और हमारे किसानों में बसती है। लेकिन किसान सिर्फ अनाज ही नहीं उगाते, ये उम्मीदें भी उगाते हैं। और जब बात किसानों की आती है तो एक शख्स हैं जो इन्हें सर पर बैठाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी। उन्होंने सिर्फ वादे नहीं किए बल्कि किसानों की जिंदगी बदलने वाली योजनाएं दी हैं। आज हम मिलने वाले हैं कुछ किसानों से जिनकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि सरकार ने इनकी खेती और जिंदगी में जबरदस्त अपडेट दिया है। सर, कभी खेती करते हुए लगा जवानी के दिनों में कि बस छोड़ता हूँ, अब ये सब बहुत परेशानी हो रही है और नौकरी करने शहर चला जाता हूँ, कभी ऐसा लगा, कभी दिमाग में आया? हाँ मैडम, हमें पहले शुरू में ऐसा था, लेकिन उसके बाद हम सारे आपस में एक ग्रुप बनाया। हमने जितने हमारे गांव में उस टाइम के हम एज थे, एक ग्रुप बनाया और उसमें हमने चर्चा की कि भी हम खेती में यहाँ रहते हुए कुछ नहीं कर पा रहे, या तो शहर की तरफ भागे या कुछ नया करें। तो यहाँ से हमारी एक शुरुआत हुई 90 के दशक में, और हमने एक नया कुछ करने का सोचा और नई टेक्नोलॉजी पे आ गए। और उसके लिए हमें धीरे धीरे कुछ लोगों के टच में आते रहे, कुछ कंपनियों के टच में आए। इस तरह हमने टेक्नोलॉजी के बारे में जागरूकता आ गई और लगभग 2006 के बाद हम कुछ नया करने पे आ गए। उसके बाद आगे बढ़ते रहे, ड्रिप इरिगेशन और मल्चिंग पे आ गए, फिर प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन में आ गए। तो इस तरह हम बढ़ते चले गए और कुछ ना कुछ नया करते आ गए। नहीं जी, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं सोचा नौकरी करने का। और मैं शुरू से ही खेती में थे, हमारा परिवार खेती में था और हमने भी शुरू से खेती का काम अपनाया था। और इसमें अब थोड़ा 2012 के बाद जिसमें इंटीग्रेटेड में आ गए तो उसमें हमें अधिक मुनाफा दिया और अच्छा काम करे। किसी भी यंगस्टर का जो सपना होता है वो ये होता है कि भाई उसका रोज़गार अच्छा हो जाए, उसकी शादी अच्छी हो जाए। और जब शादी का समय आता है तो उसके लिए जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ये होता है कि भाई उसका जीवन साथी कैसा आने वाला है। और जब उसको चुनने का समय आता है तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे बड़े सवाल करे जाते हैं कि वो लड़का क्या करता है। अगर आप कहो कि वो खेती करता है, ये 98 में मेरे साथ हुआ था और खेती उस समय अपने आप में कोई अच्छा विषय नहीं था और ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। तो वहाँ से मुझे भी एक ये टर्निंग पॉइंट हुआ मेरे लिए, मेरे जीवन का भी। और मैंने देखा कि खेती इतनी पिछड़ी हुई है, लेकिन मैंने वहीं से प्रण किया कि इसी खेती में ऐसे काम करने हैं कि मैं इस लेवल पे आऊँ कि मैं सूट पहन के और गाड़ी लेके खेत में जाऊँ एक एंटरप्रेन्योर की तरह। और फिर मेरी भी इनकम इतनी हो कि मैं वो खर्चे निकाल लूँ और ये पारंपरिक खेती से ज़्यादा मैं पैदावार भी और इनकम भी और पैसा कमाऊँ। तो वो सपना आज 2025 में मैंने आज आके पूरा किया और देखा। और उसके परिणाम आप चारों तरफ जो देख रहे हो, चाहे वो नीचे स्ट्रॉबेरी की खेती है, पॉली हाउस की खेती है, स्वीट कॉर्न की खेती, मतलब बहुत सारी कैश क्रॉप हमने की और अपनी आमदन को, इनकम को बहुत बढ़ाया। पारंपरिक खेती को छोड़ के हमने बहुत ज़्यादा अपने एक फार्मर की जो छवि थी उसको तोड़ते हुए अपने जीवन स्तर को बहुत उठाया। ख्याल तो आए शुरू में, जब पास आउट हुआ तो ग्रेजुएशन के बाद नौकरी का ही विषय था। नौकरी की 10 साल नौकरी की, तो सारे को कई फील्ड में नौकरी किया। उसके बाद अपने खेत में जो है ना विभिन्न प्रकार की जो भी नई नई टेक्नोलॉजी थी उसके अनुसार अपने खेत में जो है ना मैंने काम किया। सर, पहले खेती जो करते थे और आज के टाइम पे जो आप खेती कर रहे हैं, जो उपज हो रही है, उसमें किस तरह का फ़र्क आपको दिखा है, आपने महसूस किया है? पहले क्या था मैडम, मोटे अनाजों की खेती या गन्ने की खेती या पुराने जो तरीका था वो हम फार्मिंग कर रहे थे। अब क्या है, सारा टेक्नोलॉजी से, आप इजराइल टेक्नोलॉजी से या और अदर दूसरी टेक्नोलॉजी के साथ हम नई नई क्रॉपें कर रहे हैं। जो अभी सुनते थे, कभी हम किताबों में जो देखते थे, वो आज हम खुद कर रहे हैं।
तो इसलिए हमें कोई एक अलग से फीलिंग आती है कि भाई हम बहुत अच्छा और एक बहुत अच्छी दिशा में हम जा रहे हैं। बिल्कुल देखा जी, पहले बाढ़ आ जाती थी तो सब कुछ खत्म हो जाता था। उसके बाद बांध सरकार ने बांध बनाए और बांध बनाने के बाद क्रॉप भी अच्छी होने लगी और ज़्यादा भी होने लगी। और आज के युग टाइम में जो हो रहा है अधिक मुनाफा हो रहा है। संरक्षित खेती में हम कर रहे हैं, इसमें भी अधिक मुनाफा हो रहा है। बाहर भी कर रहे हैं, सरकार की सहायता है, मल्चिंग है, ड्रिप है और काम है, तो सारे सरकार का अच्छा सहयोग रहा और बिल्कुल अधिक मुनाफा हो। बहुत बड़ा फ़र्क है टेक्निकल फार्मिंग में और एक आम देसी या पारंपरिक खेती में। पारंपरिक खेती में गेहूं, धान, मक्का, गन्ना, उसमें ज़्यादा करने के लिए किसान के लिए मेहनत तो कर सकता है, दिमागी कसरत या दिमागी मेहनत उसमें ज़्यादा नहीं है क्योंकि वो आराम से हो जाती है। लेकिन उसमें आप देख रहे हो कि उसमें जो कमाई है, इनकम है, वो लिमिटेड है। अब आप 6 महीने में 30-40 हज़ार रुपये के लिए खेती कर रहे हो और वही हम टेक्निकल फार्मिंग में आके खेती कर रहे हैं। उसमें आपको साइंस भी, दिमाग भी और एक एग्रीप्रेन्योर बनने का सपना पूरा। और जो सबसे बड़ी बात है, आप अपनी कमाई को कई गुना ज़्यादा, 10-20 गुना ज़्यादा बढ़ा रहे हो, यानी वही खेती आपको कई लाख रुपए एकड़ दे रही है। तो कहीं ना कहीं आपको साइंस का, टेक्नोलॉजी का उसमें उपयोग करना पड़ेगा, जो आप हमारे फार्म पे देख भी रहे हो। सर, एग्रीप्रेन्योर आपने अभी एक टर्म यूज़ किया, ये एग्रीप्रेन्योर कहाँ से आपने वर्ड ढूंढा और एग्जैक्टली एग्रीप्रेन्योर है क्या? एग्रीप्रेन्योर से मेरा मतलब है कि अभी तक आपने एक शब्द सुना है एंटरप्रेन्योर वगैरह, इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया। हम खेती को वो स्वरूप दे रहे हैं ताकि ये एग्रीप्रेन्योर भी हमने ही जोड़ लिया कि भाई एग्रीप्रेन्योर का मतलब है कि अब किसान आम किसान नहीं रहा। आप कहीं ना कहीं एक आम किसान से आपका जो लेवल है वो ऊपर है और आप गाड़ी लेके खेत में आके लेबर से काम करा रहे हो, टेक्निकल फार्मिंग करा रहे हो, तो और आप डब्बा बंद करके अपनी सब्जियों को, फलों को बेच रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप प्रेन्योर तो हो ही गए। तो एग्री हो गए, वो एक अलग शब्द इसलिए जोड़ दिया क्योंकि एग्री 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 आप देख रहे हो देश में आजकल धमाल मचा हुआ है एग्रीकल्चर को लेके, तो वो हमने जोड़ लिया। पहले में और अब में तो बहुत फ़र्क है। पहले रिसोर्सेज इतने नहीं थे, अब रिसोर्सेज काफ़ी आए हैं, गवर्नमेंट हेल्प भी काफ़ी मिल रही है। पहले उपज बहुत कम थी, मतलब अगर गेहूं की उपज मानने तो हमारे यहाँ एकड़ का हिसाब चले तो 15 से 20 मन, मतलब 6 से 8 क्विंटल तक ही उपज थी। आज वही उपज बढ़कर 20 से 25 क्विंटल पर एकड़ तक की आ रही है। दूसरा इजी बहुत हो गया, मशीन होगी तो बुआई करनी है, उसके बाद जो भी कल्टीवेशन है वो करके, और कटाई में भी एक आदमी 15-20 एकड़ तक आराम से जो है ना कल्टीवेट कर लेता है। तो फर्टिलाइजर पे जो सब्सिडी आई है उससे अनाज उगाने में, खेती करने में जितना पैसा लगता था उसमें कोई कमी आई है, कोई फर्क पड़ा है? देखिए, हमारे पास जो हम ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहे हैं ये सब सरकार के अनुदान पे है। कहीं ना कहीं आप मल्च पे भी सब्सिडी है, ड्रिप पे सब्सिडी है, प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन जो कर रहे हैं इस पे भी सब्सिडी है। तो सरकार का बहुत बड़ा रोल है। हम लोगों के एक जो नए किसान है या इस दिशा में जो आगे किसान बढ़ रहे हैं उनको सरकार एक बहुत बड़े लेवल पे हर तरह से प्रोत्साहन कर रही है और उनको जो है सब्सिडी दे रही है। और उनको किसान अनजान बने या उस पर ना ध्यान दे ना करें, वो किसान की मूर्खता है, सरकार की नहीं है। देखो, सरकार तो अपनी ओर तक कर रही है। जैसे सोलर का इतना अच्छा काम कर दिया सरकार ने, गजब, बिजली की बिल्कुल इंतजार नहीं करना पड़ता और सब्सिडी भी काफ़ी दे रही है। रही बात खाद की, खाद पे, यूरिया पे, DAP पे या पोटास पे, सब पे सब्सिडी है और पूरा सहयोग है, काफ़ी आमदन बढ़ी है। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी मोदी जी का धन्यवाद इसलिए करना चाहूँगा कि उनके कुछ शब्द हैं जो हमारे दिल को छू गए। जैसे कहना कि डबल इनकम करना, दूसरा इसमें जो उन्होंने शब्द यूज करे हैं कि भाई विकसित भारत की बात करें, तो कहीं ना कहीं हर आदमी के दिमाग में ये बात जाती है कि यार मैं भी, जब मेरे देश का प्रधानमंत्री इस चीज़ को बदल रहा है। आपने पहले देखा होगा किसानों के बारे में, किसानों की छवि कैसी थी कि एक वही आप देखोगे फटी हुई धोती, फोटो में वो आसमान में देख रहा है, ज़मीन में दरारें फट रही। उन्होंने उस सोच को बदला है और उस सोच के साथ ही किसान को भी बदलना पड़ेगा। अभी मैं अगर बात करूँ, अभी आपने पीछे कुछ आंदोलन भी हुए हैं, मैं उन किसानों को भी ये संदेश देना चाहता हूँ, भाई
गेहूं, धान, गन्ना, गन्ने से चीनी बन रही है, सब लोगों को तो शुगर होगी, कहाँ कंजप्ट करोगे आप? देश उतना खा रहा है जितना आप पैदा कर रहे हो, कहीं ना कहीं बाहर का आपको बायर बुलाना पड़ेगा। यही धान गेहूं के साथ हो रहा है। कहीं ना कहीं पहले हमारे पास पैसा नहीं था, लेकिन आज हमारे देश का नागरिक सारी चीज़ों को खाने को तैयार बैठा, उसे न्यूट्रिएंट फूड चाहिए, ना कि उसे पूरी तरह देसी करिए। फर्टिलाइज़र से देखिए, फर्टिलाइज़र से तो पहले से ही सब्सिडियाँ आ रही हैं फर्टिलाइज़र के ऊपर, और किसान को फ़ायदा भी बहुत हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं खाली फर्टिलाइज़र के ऊपर किसान को निर्भर नहीं रहना है। एक सीधा फंडा मैं बताता हूँ, जब तक आपकी ज़मीन का कार्बन पूरा नहीं होगा, तब तक कितने फर्टिलाइज़र डालो, आपकी खेती उतनी अच्छी नहीं हो सकती। और कार्बन किस चीज़ से पूरा होगा? आपके जो कार्बनिक पदार्थ हैं, गोबर की खाद है और दूसरे खाद हैं। और बगैर सरकार की, बगैर बागवानी विभाग के आप इसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे सिंचाई का विषय है, तो अभी यहाँ खड़े हैं तो यहाँ जितनी भी सिंचाई हो रही है सब ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से हो रही है। ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से आप नॉर्मल खेती में और उसमें से 5 गुना तक यील्ड बढ़ा सकते हैं। नॉर्मल में जो कुछ भी है 1 किलो हो रहा है, तो अगर हम ड्रिप मल्चिंग और स्टैकिंग का भी करें तो 5 किलो तक हो जाएगा। इतना फर्क है। तो अगर इतना प्रोड्यूस मार्केट में जाएगा तो जाहिर सी बात है ज़्यादा पैसा मिलेगा। सर, प्रधानमंत्री हमेशा से बात करते आए हैं विकसित भारत 2047 की, और उन्होंने हमेशा कहा है कि देश का हर एक सिटीजन उसको साथ लेके चलेंगे, हर देशवासी को साथ लेके चलेंगे। तो जब आप देखते हैं, आप एक कृषि हैं, आप अपना क्या रोल देखते हैं विकसित भारत 2047 में, आप क्या भूमिका निभाएंगे? देखिए, जब किसान कुछ अपना करता है तो उसका जब अपना विकास होता है तो देश का विकास हो रहा है। देश का विकास हो रहा है तो सभी का विकास है, और देश, हमारे देश का विकास है तो दुनिया में हम अपने आप ही एक स्थान कर ले लेंगे। हम तो जी प्रधानमंत्री के अनुसार पूरी मेहनत कर रहे हैं और पूरा सहयोग करेंगे सरकार देश को आगे बढ़ाने में। देखिए, विकसित भारत बगैर किसानों के तो बनेगा नहीं। प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा नारा दे के चल रहे हैं, और किसानों को अगर इसमें साथ लेके चलेंगे तो भारत विकसित होगा ही होगा। ये मेरा भी सपना है और मेरी प्रार्थना भी है प्रधानमंत्री जी के साथ। देखो जी, अगर हम क्वालिटी प्रोड्यूस करेंगे तो वो एक्सपोर्ट होगा। एक्सपोर्ट होगा तो फॉरेन मनी आएगी। यूरो डॉलर अगर हमारे देश के खजाने में जमा होता है तो मैं तो मानूंगा। बाकी जो है हमारा जो है घरेलू स्थिति तो ठीक है, हम और प्रोडक्शन कर रहे हैं। इन प्रोडक्शन नहीं है, और प्रोडक्शन है हमारा। और अगर एक्सपोर्ट में खुलता है सरकार, क्योंकि सरकार की मदद के बिना तो वो संभव है नहीं, तो उसमें भी जो गाइडेंस मिलेगी या जो रास्ता दिखाएंगे तो वो सरकारी माध्यम से ही संभव है। तो उसी के अनुसार आज मतलब जो भी किसान है इतना कैपेबल है कि जो क्वालिटी प्रोड्यूस चाहिए तो वो उगा के दे सकता है। ऐसी कौन सी सबसे अनोखी चीज़ है जो आपने अपने खेत में अभी तक जिसकी खेती की और आपको लगा अरे वाह, ये तो मैंने कमाल ही कर दिया? देखिए, हमें जो अभी हम टेक्निकल फार्मिंग जो कर रहे हैं ड्रिप विद मल्च पे, उस पर हमने जो क्रॉप कर रहे हैं, नई क्रॉप कर रहे हैं, हर बार एक नई क्रॉप आती है और हम हर बार एक नया अजूबा लगता है कि यार बहुत अच्छा हुआ, हम एक अच्छी सक्सेस पे जा रहे हैं और हमारा सक्सेस रेट हर बार कुछ ना कुछ बढ़ के आता है। देखो जी, शुरू में मैं 2012 में इसके अंदर खीरे खेती करी। जब तक कोई चाइनीज खीरे को मतलब जाना नहीं था, सब वापस आ जाता मंडी में था। उसके बाद लगातार फिर सारा देसी सा खाने लग गया, और कैप्सिकम भी कम ही बिकती थी, स्वीट कॉर्न भी पहले कोई नहीं जानता था इतना। तो हमने तो नए नए आविष्कार करेंगे, नई नई खेती करें। आपका गांव जो है वो स्वीट कॉर्न की खेती के लिए बहुत मशहूर है, और इंडिया की जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है स्वीट कॉर्न की वो यहीं पे होती है और यहीं से एक्सपोर्ट होता है। तो उस सफ़र की शुरुआत किस तरह हुई थी? देखिए, ये हमारी शुरुआत हुई 2000 में। 2000 में हमने क्या था, एक कंपनी के टच में आए, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराती थी, तो उसने हमें 1 एकड़ का सीड दिया था। 1 एकड़ हमने लगाया, उसको हमने करके देखा, उसको फिर मल्टीप्लाई किया हमने। मतलब उसने बताया कि ये 70 दिन की क्रॉप थी, वो 70 दिन में हमारी तैयार हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा दोबारा भी कर सकते हो, तो हमने दोबारा भी की। जब हमने की तो वो मार्केट में उसकी डिमांड नहीं थी, लोग उसको जानते नहीं थे, तो उसके लिए हमने मार्केटिंग के लिए एक अलग अलग फंडे हमने अपनाए और उसको एक स्केल पे ले आए। उसके बाद हमने इसको थोड़ा स्केल पे, और हमारा धान गेहूँ का बहुत बड़ी बेल्ट थी, इससे दूसरी क्रॉप हमारे यहाँ नहीं करते थे। लेकिन आज की तारीख में 3 हिस्से हम स्वीट कॉर्न करते हैं, 1 हिस्से में दूसरी मोटे अनाजों की या दूसरी क्रॉपें कर रहे हैं।
घर पे कोई मेहमान आता है, नाश्ते में बहुत कुछ अच्छा अच्छा मिलता है। कोई समोसे देता है, कोई कचौरी, बिस्किट्स, नमकीन और पता नहीं क्या क्या। बट आज जब यहाँ मैं आई सोनीपत गांव में, तो यहाँ पे मुझे नाश्ते में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें सर्व की गई जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। तो सबसे पहले तो दिस येलो बेल पेपर, रेड बेल पेपर, चेरी टोमेटोज विच इज़ लाइक अ लॉट। देन इन लोगों ने मुझे स्ट्रॉबेरीज भी दी हैं, देन गुआवा और थोड़े से बेर भी थे जो मैं खा गई, वो इतने मीठे थे। So guys, can you see the entire plate? It's so colorful, it's so beautiful, and this was served to me here for snacks. Isn't it amazing? पहले खेती का बजट टाइट रहता था, अब थोड़ा राइट हो गया है। पहले खेतों में बैल चलते थे, अब आसमान में ड्रोन उड़ते हैं। पहले किसान जमीन नापते थे, अब टेक्नोलॉजी उनकी फसल की सेहत चेक कर रही है। पीएम मोदी ने वादा किया था कि भारत के किसान आधुनिक बनेंगे, और देखो सपना सच हो रहा है। हमारे किसान असली गेम चेंजर हैं। सरकार की नई नई योजनाओं ने खेती को पुरानी स्क्रिप्ट से निकालकर ब्लॉकबस्टर स्टोरी बना दिया है। पीएम मोदी ने इनकी मेहनत को पहचान दी, इन्हें सपोर्ट किया और इन्हें वो ताकत दी जिससे ये आत्मनिर्भर बन रहे हैं। तो अगली बार खाना खाने से पहले इन अन्नदाताओं को, इन किसानों को धन्यवाद करना ना भूलें।